So we are discussing about the issue कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे और कौन सा टॉपिक जो इस प्रोग्राम के लिए सही होगा और हम लोग एक नेशनल लेवल पे उसका डिस्कशन कर सकते हैं। एंड तो मैंने श्रीकांत से वही बात की कि मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूँ जिसमें मैं राइट्स, नक्सलिज्म, ट्राइबल राइट्स और उसको मैंने एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कानून के बारे में जो बात होते हैं तो अक्सर हम लोग सोशल साइंस वाले चुप जाते हैं क्योंकि इससे कानून ज्यादा लोगों को समझ में आती नहीं है और हम लोग लगता है कि कानून कोई बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ा चीजें हैं जिसको हमें समझना शायद जरूर नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो समाज के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है उस वो हमसे छूट जाती है। तो सवाल ये होता है कि क्यों ऐसा होता है, क्या उस इश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है और किसी लिए ऐसे चीज होती है। तो मेरा पहले बात है कि हम लोग जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ और कई बार लॉ यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मेरा इनिशियल क्लासेस में यही कहता हूँ कि लोग कानून के बारे में जो ख्याल रखते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये कहते हैं कि देखिए मैं एक जोक कहता हूँ लोगों से कि पैदा हुआ वकील, उर्दू में कहते हैं कि पैदा हुआ वकील तो इब्लिस ने कहा, पैदा हुआ वकील तो इब्लिस ने कहा लो आज भी हम साहेबी औलाद हो गए। ठीक है, लो आज भी हम साहेबी औलाद हो गए। इब्लिस मीन्स द सन ऑफ शैतान। तो कभी जब वकील पैदा होता है तो शैतान कहता है, शैतान कहता है कि मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि आज मेरा बेटा हुआ है। तो वकील के बारे में जो धारणा हमारा होता है इस चक्कर, तो लोग यही मानते हैं। दूसरा चीज हम कहते हैं कि एक तो दोनों कहते हैं कि आइदर यू रोमांटिसाइज देम और यू डेमोनाइज देम। आप नहीं हो बहुत अच्छा प्रथा है हमारा, गांधी वकील थे, नेहरू जी वकील थे, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत बार हमारा पीढ़ी रहा है जो वकील रहा है, हमेशा वकील जी वकील थे। तो हमें लगता है कि वकालत के साथ एक इंडिपेंडेंस है और वो इंडिपेंडेंस के साथ लोग है सरकार के साथ और लोग लड़ते हैं, लोगों को मदद कराते हैं। एक रोमांटिक आइडिया है। दूसरा आइडिया जो आजकल हम देखते हैं कि ये लोग काला कोट पहनते हैं और काला सफेद झूठ झाट ऐसे करते हैं, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। तो ये दोनों जो स्थितियां है दोनों गलत रहता है। तो हमें एक बीच वाला रास्ता है लेना पड़ता है क्योंकि सिर्फ कानून का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या कोर्ट है। बहुत सारा चीजें वैसे होता है जो कानून की परिभाषा के अंदर, कानून के फील्ड के अंदर आती है, जैसे लेजिस्लेशन है, जैसे पॉलिसीज है, जैसे जजमेंट्स है और जैसे इम्प्लीमेंटेशन और लॉ होता है। तो इस फिगर में हमें होता है क्या, तो हम लोग अक्सर इन चीजें जो मुख्य बात हैं उनको भूल जाते हैं और एक चीजें हमारी सोशियोलॉजी और लॉ को बड़ा जुड़ता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी से लॉ से क्या संबंध होता है, आगे समाजशास्त्री होने के नाते हम लोग कानून से क्या रिश्ता रखेंगे। तो मैं कहता हूं कि आज का नहीं है, अगर हमने जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे मार्क्स है, वेबर है, दुर्खाइम है, अगर हम उनको पढ़ेंगे तब हमें लगता है कि उन्होंने अपना जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, उसके अंदर कानून की व्याख्या किए हैं। जबकि सेंट्रलिटी जो है, देयर अंडरस्टैंडिंग, उनके विश्लेषण का जो सेंटर है, जो कोर एरिया है, दैट वाज सोशियोलॉजी, नॉट लॉ। बट लेकिन उन समय भी उन लोगों ने कानून को भूमिका को, कानून को मर्यादा को, कानून के व्याख्या को समझते थे और इसलिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको जो थिंकिंग है, जो राइटिंग है, उसमें वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे दुर्खाइम की डिवीजन ऑफ लेबर में और रेस्टिट्यूटिव लॉ, रिप्रेसिव लॉ की बात करते हैं। ठीक है, वेबर ने अपना इकोनॉमिक एनालिसिस में लॉ की बात करते हैं, द रोल ऑफ लॉ इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। मार्क्स ने बिल्कुल लॉ का व्याख्या किया है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। तो अगर हम तीनों जो प्रभावशाली मुख्य समाजशास्त्री उनको देख लेंगे तो हमें भी उनके तथ्यों को और तत्वों को विश्लेषण करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि किसी तरफ से कानून को, समाज को उन लोगों ने जोड़े हैं। तो इसी मुद्दा पे आगे बढ़ते हुए तो मैंने कहा कि आपका जो डिसीजन है, जो डिस्कशन है, जो फोरम है, भोकाल की तरफ से आप लोग ने बहुत अच्छा भूमिका लिया, बहुत अच्छी काम किया है
क्योंकि आपने देखते हैं कि नक्सलिज्म के जो प्रॉब्लम है, आप उसको हम कैसे समाजतात्विक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और मैं कहता हूं कि उसको मैंने कैसे कानूनी के दृष्टिकोण से देख सकता हूं, और दोनों को मैं मिलावट करा सकता हूं। क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है, क्योंकि लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, हम लोग ने अपने समाज शास्त्र में पढ़ते हैं द सोशल चेंज एज ए प्रोसेस दैट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो समाज परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन ऐसे विशेषताएं जो समाज की जो परंपराएं, जो संस्कृति है और समाज का जो संस्था है, उनके अंदर एक परिवर्तन लाता है। तो इन परिवर्तन कानून के माध्यम से भी आती है। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं कि जैसे महिलाओं का अधिकार है, जैसे उपभोक्ता के अधिकार है, तो इन चीजें, इन सारे चीजें जो है कानून के माध्यम से भी आया है। तो हमें कानून को अगर हम मुश्किल कष्ट कर समझ के उसको छोड़ देते हैं, तो हमें समाज को अनुसंधान और उसका विश्लेषण करने का एक बहुत बड़ा पड़ाव को हम भूल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस चीजों की आपके बारे में जो बात कर रहे हैं, उसके मैंने एक समाज तत्व के साथ साथ उसको एक कानून के रूप में भी मैं उसको देखूंगा, और जो कानून के समाज शास्त्र में कहते हैं या समाज शास्त्र के कानून में कहता हूं, मैं उसी दृष्टिकोण से, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अभी आज का जो मेरा भाषण है, जो मैं वक्तव्य रखना चाहता हूं, तो मैं इसी के साथ जुड़ना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि नक्सलिज्म होता है क्या? मैं एक दोनों बात में कहना चाहता हूं। पहले ये होता है कि आप लोगों ने बहुत सारा चीज में डिस्कस किए होंगे और आगे करेंगे भी, लेकिन जबकि मुझे कोई भूमिका देना जरूरी नहीं समझता हूं मैं, फिर भी वो ऐसे होता है कि इसको हम बिना रह नहीं सकते हैं और उसका छोड़ के हम जा नहीं सकते। इसलिए मैं एक छोटा सा भूमिका जो देना चाहता हूँ, क्योंकि इसे होता है कि कहते हैं कि आना पानी के बिना हम जी सकते हैं और पानी बहुत हो जाएगा तो मर जाएंगे, तो बीच में का रास्ता निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक जो प्रसंग रखना चाहता हूँ, जो भूमिका रखना चाहता हूँ, वो ये है कि नक्सलिज्म का शुरुआत अगर भारत में हम देखेंगे तो ये नक्सलवादी मूवमेंट जो बंगाल के एक छोटी सी गांव से आती है और उसका जुड़ा होता है एक चारू मजूमदार से, और जो भारत समाज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जो उसका विभाजन हुआ सीपीआई और सीपीआई-एमएल के बीच में, उसमें आता है क्योंकि जो लोग माओ से प्रभावित हुए, माओ से तुमसे, और पीपुल्स एक्शन, डायरेक्ट एक्शन फोकस किए, क्योंकि जो मार्क्स का विश्लेषण रहा समाज के रूप कि समाज को हमें दो साइड में देख सकते हैं, दो भाग में विभाग कर सकते हैं, एक हाव्स का है और एक हावनर्स का है, जिसको हम एक कैपिटलिस्ट की कहते हैं और एक प्रोलेटेरिएट कहते हैं, एक पूंजीपति का कहते हैं और एक सर्वहारा क्लास की कहते हैं, जिसमें मजदूर, किसान, श्रमिक वो आते हैं, और एक में आते हैं जो हमको पूंजीपति धनवान व्यक्ति जिसमें आते हैं। तो मार्क्स का कहने का मतलब ये था कि दोनों का जो श्रेणी है, जिसको हम वर्ग है, ये दोनों वर्ग के बीच में टकराव होती है, और ये टकराव का कारण होता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषण करता है कि अपने आप को परिपुष्ट करने के लिए। तो इसके कारण को तो लिखा गया, तो ये कहे कि हम कैसे उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो मार्क्स का थ्योरी और मार्क्स का सिद्धांत है वो एक वर्ग संघर्ष के सिद्धांत है, एक झगड़ा, लड़ाई, हिंसा के संघर्ष है। इसने कहा कि अगर हम जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक हम उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे, तब तक हम इन जो हमारी खिलाफ में जो शोषण हो रहा है उससे हम उभर नहीं सकते हैं। लेकिन उसका प्रकार और परिवार कैसे होना चाहिए, उसका रूपरेखा कैसे होना चाहिए, मार्क्स में इसको हिंसात्मक रूप में देखा है। तो जो लोग उस बारे में प्रभावित हुए थे, तो माओ सिंह से प्रभावित होते हैं कि लोग उस नायक बनेंगे और लोग उनका नायक मुख्य भूमिका हुए, एक लड़ाई, संघर्ष और एक आर्म्स को लेके लड़ेंगे। तो जो लोग इस विचारधारा में विश्वास करते थे, तो ये लोग ने डायरेक्ट एक्शन के रूप में लिया, जो चारू मजूमदार नक्सलवादी मूवमेंट किया, ठीक है। और उसका तो लेकिन वो एक एंड है लेवल की, लेकिन उसका पहले शुरुआत वर्तमान तेलंगाना और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में करीब 30-40 दशक में हो चुका था, 1940s के पास हो चुका था। इसीलिए आज हम जो रेड कॉर्नर देखते हैं तो हमें कहाँ मिलता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में मिलता है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं संगठित रूप में, छोटा छोटा रूप में ये था, और बाद में जो मूवमेंट हुआ, स्ट्रॉन्गर मूवमेंट बना, वो नक्सलवादी में बना। फिर क्या होता है
दृश्यपट परिवर्तित होती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में फिर सरकार में जो बंगाल के गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार आता है उसमें हिस्सा बनता है, तो थोड़ा मॉड्यूलेशन होता है, थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, उनके बीच में विखंडित होता है। तो कुछ लोग कहना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग, हमारी सत्ता है, हमारी जो विश्वास और हमारे अधिकार हम सिद्ध कर सकते हैं सरकार में रहते हुए। बाकी लोगों का कहता नहीं, सरकार से जाकर रहेंगे, गणतंत्र के अंदर आएंगे तो हमारा जो मूल विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं खोट आएगी। इसलिए हमें जो राष्ट्र को विनाश करना चाहिए, जो मार्क्स में पहले कहता था, दी नॉट ओनली क्लासलेस सोसाइटी बट ऑल्सो स्टेटलेस सोसाइटी। तो उनका आंदोलन राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र के साथ नहीं है। ये जो सेकंड विचारधारा है जो राष्ट्र के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है और पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो ये जो उसको हम कहते हैं, कुछ लोग उसको नक्सल कहते हैं, उड़ीसा बिहार बंगाल में नक्सल है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तरफ में हम उसको माओइस्ट कहते हैं। तो ये माओइस्ट और नक्सलिज्म जो दोनों एक पहलू है, तो उसको दोनों कहते हैं। तो उसका जो समाजतात्विक दृष्टिकोण पे लोगों ने बहुत काम किया, इंक्लूडिंग रविंद्र राय फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे किताब आप देखोगे तो नक्सलिज्म पर आती है और उसके आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के, उसका स्ट्रैटेजी के ऊपर है और उसका भित्तिभूमि के ऊपर है, उसका लोगों के ऊपर है, चारू मजुमदार या कोविड गांधी उन लोगों के ऊपर होता है, या नागभूषण पटनायक उन लोगों के ऊपर है। लेकिन जो हम विश्लेषण कर सकते हैं तो उससे उभर कर हम कैसे आ सकते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों एक समस्या है। करीब करीब एक दशंधि पहले 2003-4 के आसपास, 5 के आसपास, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, हमारी अंतर्देशीय प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है नक्सलिज्म, जो स्वतंत्रता के आबादी के स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या चुनौती के रूप में हमारे सामने उभा हो चुका है। अगर मैं आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ, क्यों ऐसे होता है, अगर आपने आंकड़ा को देखोगे तो आंकड़े से सही पता चलता है, करीब करीब 2003 में भारत में लगभग 156 डिस्ट्रिक्ट में, 680 डिस्ट्रिक्ट के आसपास थे, भारत का 156 डिस्ट्रिक्ट में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। लेकिन 2008 के आसपास 9 के मतलब देखो तो ये करीब करीब 180 डिस्ट्रिक्ट, 180 का डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है। सिमिलरली अगर आप और आंकड़ा देखोगे कि जो इंसिडेंट घटता है नक्सल हिंसा की जो कारण है, तो 2009 के आसपास वो 2239 था, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल जो कहता है, ठीक है। अगर अभी मैं देखता हूं 2019 में, मुझे लगता है कि 6000 के आसपास ज्यादा होगा, और मैं दोनों लेता हूं क्योंकि जो लोग नक्सल, जितना नक्सल मरे, जितने नक्सलों से मरे और जिन्हों क्रॉस फायर में मरे, और तीनों चीजों को आप देख लेंगे 6-7 हजार से कम नहीं होगी इंसिडेंट से। अगर 6-7 हजार इंसिडेंट है, 15,000 डेथ है, तब ये भारत, स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो सम्मेलन है, जो संगोष्ठी है, वो बहुत बड़ा अहम भूमिका ग्रहण करता है, निभाता है। अच्छा, दूसरे पर्याय में अगर हम और उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या हो सकता है, क्यों ऐसे समस्या होता है, क्या है, तो 2-3 टर्म हमारे सामने आता है। एक लोग कहते हैं कि रेड कॉर्नर, रेड कॉरिडोर कहते हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, झारखंड तक जो आता है कि रेड कॉरिडोर है, इसमें इतना डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट में माओवाद का प्राबल्य रहे, जो उनका वर्चस्व रहा है, क्योंकि जैसे उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, अविभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वो एक माओवास्टिक सेंटर बन चुका, जहां पे तत्कालीन एक हमारी कलेक्टर थे कृष्णा, वेनिल कृष्णा, उनको अपहरण कर, कलेक्टर को अपहरण कर लिया था। आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं कितना बार मुख्यमंत्री के ऊपर भी अटैक हुआ है, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, नेता के ऊपर अटैक हुआ है। छत्तीसगढ़ में देखे उनका अपोजिशन लीडर महेंद्र कर्मा, उसमें उनका डेथ हुआ है। तो इस तरह देखे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बालाघाट एरिया मध्य प्रदेश का, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का जो बॉर्डर है, तो वहां पे बहुत ज्यादा नक्सली हिंसा होती है। और फिर जहानाबाद अगर तरफ देखेंगे आप, बिहार के तरफ में, एंड फिर झारखंड में। तो इस तरफ अगर देखा जाए, जो रेड कॉर्नर बना, रेड कॉरिडोर बना हुआ है और रेड आर्मी बना हुआ उनका,
ये एक बहुत स्टेट मशीनरी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या चुनौती है। और उन चुनौती क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है, ना कि लोगों का क्षय होती है, हिंसा होती है, सरकारी कार्य नहीं हो पाते, कर्म नियुक्त नहीं हो पाते, और लोगों को शोषित होता रहता है दोनों तरफ से। क्योंकि अगर ये जो 4-5 स्टेट हम देख रहे हैं, आप देखोगे उन स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है, उन स्टेट का जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। ठीक है, ये एक कारण भी है और एक होने के लिए एक समस्या भी। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि इन कारण के लिए नक्सलिज्म बढ़ा है। आप ये भी कह सकते हैं नक्सलिज्म के कारण भारत सरकार ने या राष्ट्र प्रांतीय सरकार ने वहां पे इन योजना का सफल जो है उनको नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक कानून के विशारद होने के नाते, एक समाज विज्ञान होने के नाते मैं कोई साइड नहीं लेता। मैं ये चाहता हूं कि आपके समक्ष में, आपके पक्ष में मैं एक चित्र स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन चीजों से उभरते हुए जो समस्या हमारे सामने आ रहा है वो इस तरफ है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं नक्सलिज्म एक सामाजिक, अर्थनैतिक, सुरक्षा दृष्टिकोण देखा जाए तो एक समस्या हुआ। तो अगर हम उसको समाधान का मार्ग देखेंगे तो उस समाधान का मार्ग हम फिर कोई एक ही काम से नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, राजनीतिक सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीतिक सोल्यूशन अर्थनैतिक सोल्यूशन के बिना हो सकता है? क्या अर्थनैतिक राजनीतिक सोल्यूशन जहां पे सुरक्षा नहीं हो सकता है, हो सकता है? एक असुरक्षित माहौल में क्या हम राजनीतिक वार्तालाप कर सकते हैं जो कश्मीर में हो रहा है? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें राजनीतिक, अर्थनैतिक, सुरक्षा और राष्ट्रवाद को लेके हम इन चारों तरफ दिशाओं को लेके एक पटभूमि बना सकते हैं, एक पृष्ठभूमि बना सकते हैं, और उस पृष्ठभूमि से लेके हम उन तथ्यों के आदान प्रदान कर सकते हैं, एक विचार विमर्श कर सकते हैं, एक दार्शनिक बातचीत कर सकते हैं, और उस समस्या के हल हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ते हुए तो मैं इसमें कह रहा है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जहां पे नक्सलिज्म है वहां पे अगर मैं सामाजिक, जो आप लोग बहुत लोग आएंगे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल बात करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूं कि जहां पे नक्सली हिंसा हो रही है उन एरिया में दो चीज का बड़ा कमी है। नंबर 1 है कि वहां पे सिटीजनशिप का कोई राइट्स नहीं होती है। सेकेंड चीज होता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कोई बात नहीं होती। तो दोनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, रूल ऑफ लॉ और सिटीजनशिप। मैं रूल ऑफ लॉ इसलिए कहता हूं क्योंकि हम लोग सभी ये मान के चलते हैं एक मॉडर्न स्टेट के रूप में कि हमें किससे गवर्न होंगे, हमारा गवर्नेंस का जो मुद्दा है क्या होना चाहिए, किसके अंदर हम गवर्न होंगे, तो उसको हम लॉ कहते हैं कि एवरीबॉडी शैल बी गवर्न बाय लॉ as a law abiding citizen, as a person will govern by the law। तो लॉ इज सुप्रीम। बट ये जो रूल ऑफ लॉ है जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये चीजें नहीं हो पाती है। ये कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, जस्टिस नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं पहले ये कहता कि लोग नक्सलवाद में क्यों होता है, क्या सिस्टम में, बिकॉज एक नक्सल एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मोड ऑफ फॉर्म लाती है। वो कहते हैं नहीं सरकार को हम नहीं मानते, हम अपने सरकार है। और उसमें क्या होता है कि जो बहुत लोग उनको बढ़ावा देते हैं, खास तौर पे जो नौजवान बच्चे होते हैं बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि एक तो उनका दो कारण होता है, एक साइकोलॉजिकल पावर होता है कि वी आर हैविंग ए गन, आपके हाथ में अस्त्र आ जाता है तो आपके अंदर में बल आ जाता है। एक इन आप अंदर फिर भूमिका आ जाता है कि नहीं हम तो सारा दुनिया बदल सकते हैं। तो इट्स ए थ्रेट टू द गवर्नेंस इटसेल्फ। क्योंकि जब तक आदमी अपने आप को संयोगित नहीं कर सकता है, जब तक आदमी अपने आप को सीमित नहीं कर सकता है, भूमिका को सीमित नहीं कर सकता है, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो फिर ये समाज गठन में कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि बाय नेचर मैन, आज बहुत साल पहले जैसे हाउस कहता था, ए नेस्टी ब्रिटिश शॉर्ट एंड सॉलिटरी। तो जो नेस्टी ब्रिटिश शॉर्ट एंड सॉलिटरी नेचर है, उस नेचर को जब तक हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तब तक हम समाज गठन में, समाज कल्याण में अपना योगदान नहीं दे सकते। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करना होता है। लेकिन बंधुक या अस्त्र आने के नाते क्या होता है, हमें लगता है कि हम और बलवान हो गए और हम भगवान बन चुके हैं और सारा संसार को हम बदल देंगे।
तो एक थिंकिंग यूथ में आता है, तो फोर्स होता है, तो उसमें साथ गन कल्चर भी आ जाती है। तो नक्सल में क्या करते हैं, कहते हैं इस हम क्योंकि सरकार हो चुके, अब हम जस्टिस डिस्पेंशन करेंगे, हम किसी जस्टिस कैसे न्याय करेंगे। तो दैट लेड टू व्हाट दे कॉल, जिसको माओ ने उस समय 1940s में कहा पीपुल्स कोर्ट, लोगों की कोर्ट बनाएंगे। और हम कहते हैं नक्सल जो बनाते हैं कंगारू कोर्ट बनाते हैं कि भाई इसको ले आओ, उसके बाद ज्यादा धन जमीन है, उसके बाद ज्यादा धन है, उसको उठा के गरीब को दे दो, जो रॉबिनहुड थ्योरी होता था। तो क्यों रॉबिनहुड थ्योरी एक छोटा जगह में छोटे लोगों में हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा आबादी में, इतना बड़ा संसाधन में ये चीजों कुछ असंभव है। जब तक हम उसको नहीं समझते हैं, तब तक हम नक्सलों को उन माया जाल में फंसते जाएंगे। बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान है, युवक है जो है, तो ये इसका शिकार होते हैं बाय फोर्स। तो ये जो कारण ये बनता है पीपल्स कोर्ट में, तो हमारे पास क्या होता है, एक बड़े पहेली का एक बड़ी चमकप्रद एक स्वप्निल दुनिया बन के आती है नक्सल खतरे में, कि जितना दुनिया में अन्याय हो रहा है, ये तो बात सही है कि दुनिया में अन्याय है, और कोई भी अच्छा आदमी होगा, कोई भी यंग लड़का होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, विद्यार्थी होगा, तो हमेशा वही चाहेगा कि मैं उसको बदल दूं। तो हमारे अंदर में एक समाज को बदलने का सोच और हमारी एक असहजता फीलिंग होती है कि दुनिया में अन्याय है। तो उन कुछ चीजों की एक हमारा साइकोलॉजिकल थिंग है जिसको नक्सल प्ले करते हैं। वी आर गिविंग वन इंस्ट्रूमेंट, हम आपके एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, आप उसके लड़ो। तो ये जो स्वप्निल दुनिया हमारे सामने आती है, वो सपना टूटने में समय नहीं लगता है, लेकिन जब तक सपना टूटता है तब तक बहुत सारा समय चला जाता है। तो ये एक इश्यू है जो उसको हम देख सकते हैं सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल रूप में। तो 1967 से लूप को लेकर रेड कर्नर और रेड सोसाइटी जो आर्मी बन गया और उनका एक अलग पहलू बन गया सरकार के खिलाफ में। तो हमारे डिस्कशन का तरफ ही होता है कि अगर ऐसे होता है, एक चैलेंज हमारा होता है, तो हमें एक डेमोक्रेटिक अंदर में उसको कैसे जो डील करेंगे। तो हमारे सामने जो चीजें आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कदम उठाए शुरू से भी कि कैसे हम लोग उसको देखेंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो पॉलिसी प्लानिंग और लॉ का क्या होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कहता हूँ हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं लॉ के बारे में बात करता हूँ तो हमारा जो संविधान है, सबसे क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, तो हमारा संविधान उस चीजों को देखने के लिए क्या सुविधा दिया, किस तरफ देखा है। तो संविधान में देखता है कि हमारे पास तो 5th and 6th शेड्यूल होती है, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की ऑटोनॉमी का बात करता है। तो क्या है, क्योंकि कुछ आर्टिकल 248 के लेकर और देन आर्टिकल 339 के लेकर कि जहां पे बात हुई है कि हम ये मानते हैं भारत में ऐसे एक भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारे जनजातियां, आदिवासी जो रहते हैं, who constitute roughly around 8% of the Indian population, 8% लोगों का जो कहते हैं, कुछ जगह में ज्यादा है, जैसे इंटायर नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, पार्ट ऑफ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे ट्राइबल बाहुल्य है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा, देयर आर मेजर ट्राइबल सेंटर। फिर जो राज्य है जहाँ के पंजाब में कोई भी नहीं है, गुजरात में बहुत सारे कम संख्यक है हिमाचल प्रदेश में दोनों ट्राइबल है। सो इस तरह देखा जाए कि बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे ट्राइबल की संख्या कम है, बहुत सारा ट्राइबल डोमिनेंट मेजोरिटी है। तो उन सब देखते हुए और उनका एक ऑटोनॉमिक एक थिंकिंग है, एक स्टाइल है, क्योंकि हु आर द ट्राइब्स, अगर हम कहते हैं कि ट्राइब कौन, जनजाति कौन होते हैं, कि अगर हम एक उसका सामाजिक और समाजतात्विक विश्लेषण करेंगे, हमारे सामने आता है कि वो एक समुदाय होते हैं जो स्वयं आज के आत्मनिर्भरशील होते हैं, अपने जो आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज है, उसको दूर रहते हैं, उनके अपना नियम होते हैं, कानून होते हैं, व्यवस्थाएं होती है और एक जीवन उद्धार के निर्धारण साधन होती है। तो ये एक अलग रहते हैं। तो इनके सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग होती है। और इसलिए सरकार ने ये संविधान कार्य में प्रणेता ने तब सोचे थे कि हमने उन लोगों का, उनका जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखना है। उसके बारे में एक डिबेट होता है, अगर कोई ट्राइबल स्टडीज में पढ़ते हैं, जो वेदर एल्विन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था कि वेदर विल हैव ए ट्राइबल सोसाइटी होना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी देना है, या अथवा उनको अपने आइसोलेशन में रखना है, या अथवा हम उनको अपने अंदर में मिला देना है। सो वी आर, देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज, लेकिन जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये था कि हमने एक वो बनाएंगे, एक उनको ऑटोनॉमी देंगे कम से कम, सो दैट उनको ये लगना नहीं चाहिए कि हम उनको ऊपर हमारी भूमिका, हमारी
स्थितियों की, हमारे राजनीति को उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो वो जो 5th एंड 6th शेड्यूल है उसको बहुत लोग कम समझते हैं और उनको ऑटोनॉमी और राइट को नहीं समझ पाते। तो उसके कारण जो कुछ हुआ है, खास तौर पे जो आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, वो बहुत बड़ा। तो अब एक्सप्लॉयटेशन को हम कैसे कर सकते हैं? संविधान फिर कहता है कुछ चीजें रखा है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 16(4) जहां पे रिजर्वेशन की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, आर्टिकल 46 स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 उनके रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करता है। तो अगर हमने संविधान की हमारे फंडामेंटल राइट्स को देख लेंगे और हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे, तो हमें लगता है कि तत्कालीन भारतीय जो राजनीतिक सत्ता था, संवैधानिक सत्ता था, उन लोगों ने इन समझ को समझते, परखते थे और उसके लिए एक व्यवस्था भी बना रखे थे। होता है क्या, हम लोग जैसे राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं या कानून शास्त्र पढ़ते हैं, हमें पार्ट 3 और पार्ट 4 को तो मान लेते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में। हमें पार्ट 3 और पार्ट 4 तो रट लेते हैं, खास तौर पर पार्ट 3 को, जहां हमारे अधिकार की बात होती है। बाकी चीजों को हम अनदेखा कर लेते हैं, क्योंकि भारत, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से, आदिवासी जनजातियों के हिसाब से, मैं मानता हूं जो पार्ट 5 और पार्ट 6 से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए मेरे कहने के जो लक्ष्य, जो अर्थ होता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पार्ट 3 और पार्ट 4 को बहुत सारे कारण के वजह से, बहुत सारे कारण से हमने परफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, और उसका कारण होता है कि उसका फायदा बाकी कुछ निश्चित स्वार्थ लोग लेते हैं और लेने के कारण समस्या होती है। जो लोग भारतीय समाज को और खास तौर पर जनजातीय समाज को उनका पढ़े, उनका अध्ययन किए, उनके ऊपर रिसर्च करे हैं, तो उन लोगों का जो अवधारणा है ये कहता है कि क्योंकि आदिवासी जनजाति सरल होते हैं, उनका सिस्टम थोड़ा, जो हमारी जो डोमिनेंट फील्ड ऑफ नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हम उनको खिलाफ उनको दबा के रखना चाहते हैं और उसके तरह के उनके शोषण कर चुके हैं। कारण क्या होता है, इसलिए जैसे एक आर्टिकल रहता है जो पहले ट्राइबल लोगों को ले देता है कि दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नंबर 1 होता है कि ट्राइबल लैंड से ले, कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब होती है क्या कि कोई दूसरा आदमी जो जाता है नॉन ट्राइबल ले, अपने पास एक ट्राइबल नौकर रख लेता है, वो उसी का ट्राइबल से जमीन ले लेता है और बाद में उसे अपने पास ले जाता है और ये अपने बेटा का नाम ट्राइबल बना देता है, जो नाम तो वास्ता है लेकिन आज से नहीं, तो ट्राइबल जमीन नॉन ट्राइबल पास आ जाती है। तो ये जो चीजें होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है ट्राइबल की, और उनके जो सामग्री है और उसका क्योंकि मार्केट में होने के कारण बहुत कम मूल्य में लाते हैं और हम उनका मुनाफा उठाते हैं। माइनिंग एक मेजर रूप से, फॉरेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम है और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एक मेजर प्रॉब्लम है। सो जो चीजों में जनजाति जीवन धारण का जो धारणा है, अब जो ये कह सकते हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ द लाइफ जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर वो निर्भर है, साधन, जीविका उपार्जन का जो साधन है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हम उसको बहुत कम दाम में लाते हैं। जैसे एक और मेजर में अगर आप लागते तेंदुल लिप्स होता है, ये मेजर प्रॉब्लम है, तो जिसका बहुत मार्केट रेट है, लेकिन जो लोग खरीदते हैं लाते हैं कम, महुआ है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती है, जिसके ऊपर हम ट्राइबल का राइट होते हैं, जिसके लिए 1878 में संथाल रिवॉल्यूशन जब हुआ था, जब कॉलोनियल पावर आए थे, तो ब्रिटिश सरकार ने पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो जल जंगल जमीन पर अधिकार किसी का सिद्ध नहीं होती, लेकिन पहले बार देखा जाए तो जमीन के ऊपर अधिकार सिद्ध किया कॉलोनियल सरकार ने, उपनिवेशी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, जब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया कॉर्नवालिस ने 1790 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया कि जमीन एक व्यक्ति का होता है, अदरवाइज सबसे पहले हमारा सारा जमीन कम्युनिटी राइट्स होते थे। सिमिलरली जंगल होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट होता था, कोई व्यक्ति का नहीं था। इसलिए लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब आया 1865 में फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया कि फॉरेस्ट को हमें अपने कंट्रोल लाना है, तो फॉरेस्ट एक्ट ले आए, तो फॉरेस्ट सरकार का हो गया। जो सरकार का हो गया, जो लोग ने ऊपर काम करते तो उनको क्या करना था, संथाल रिवॉल्यूशन के बाद सरकार ने लेकिन स्टार राइट बनाए
नहीं नहीं, जो लोग ट्रेडिशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उन लोगों के एक माइनर सेस माइनर प्रोड्यूस देकर दे कैन यूज इट, तो उनका ऊपर था। लेकिन हमने अपना स्वतंत्रता के बाद में क्या किया, इन चीजों को ध्यान नहीं दिया कि पहले कॉलोनियल सरकार शोषण करते थे, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शोषण करने लगे। ये जो प्रॉब्लम होते हैं, जो एक्चुअली प्रॉब्लम ट्राइबल लेवल पे होता है, तो इन चीजों को इसके लिए कोई गवर्नमेंट का आइडिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जो लोगों को उस पर काम करना है, दे हैड प्लेड ट्राइड विद दैट, तो उन्होंने उस समय में बहुत प्रॉब्लमेटिक कर रखा है। तो इसलिए बहुत सारे जो अच्छा ऑफिसर्स है, इंक्लूडिंग बी एन जोगेंदर, जो लोग कमीशन बनाते आते थे, देखते थे, सो दे वांटेड कि हम कैसे इस तरफ का जो शासन व्यवस्था है इसमें क्या हुआ, इन तरफ शासन व्यवस्था को देखते हुए ट्राइबल लोगों के और नॉन ट्राइबल के बीच में एक दरार बन गया। तो उन लोगों ने सारा सरकार को और सरकारी ऑफिसरों को, सरकार के लोगों को वो अपने शत्रु मानने लगे, क्योंकि उनके जो अपने हमने जिस तरह का इमेज बना है वो इमेज प्रोडक्शन के प्रॉब्लम। एंड मैं कहता हूं, जो अंग्रेजी में कहता हूं, इवन इफ हम लोग अगर एक लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी एक ट्राइबल वेलफेयर मूवमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका अपोजिशन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि लॉजिक एंड लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट has not been translated to the people for whom it is meant. जिन लोगों के लिए हमें योजना बनाते हैं, उन योजना का सफलता और परिपक्वता के बारे में उन लोगों के बात में कोई आइडिया नहीं होती। उसके कारण क्या आता है कि दोनों पार्टी के बीच में एक आपसी रूप में एक मतभेद होता है, मुठभेड़ रूप में होता है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए हमारे जो सामाजिक विज्ञान के तरफ से कानून विज्ञान तरफ होता है कि ये जो गैप है, उस गैप को और ये जो विषमता है, उस विषमता को हमने कैसे क्लोज करें। ठीक है, तो संविधान के जो प्रोसीजर है उसको लाए। अब कुछ और डेवलपमेंट लोगों ने प्लान किए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान कर दिया, ट्राइबल डेवलपमेंट किया, ट्राइबल सब प्लान बनाया गया, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया, तो एंड देन देयर शुड बी ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाया गया। सो इस तरह हम देखें तो हमें क्या मिलता है, तो हमारे सामने जो पहुंचता है, तो हमारे सामने जो रूपरेख बन के आता है, जो सिस्टम बन के आता है, उस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट मैकेनिज्म से तरफ से जो बनाया गया, तो ये ट्राइबल के पास ना पहुंच पाया, ना उनका सुफल उनको मिल पाया, एक्सेप्ट वेरी फ्यू। इनके इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ट्राइबल रिजर्वेशन पॉलिसी का जितना मुनाफा मीना ट्राइब्स राजस्थान में मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। तो इस तरफ अगर देखा जाए, इवन सदर्न इंडिया में जो लोग ट्राइबल डेवलपमेंट का जो रिजर्वेशन में फायदा लिए, तो झारखंडी या छत्तीसगढ़ी या उड़िया ट्राइबल्स इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो इवन व्हाट आई कॉल देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड कॉलोनी इवन इन द थर्ड वर्ल्ड ऑफ, तो ये उनका पास आता। तो इसलिए इवन ऐसे नहीं कि ट्राइबल में बीजेपी डिवीजन होती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस dimensions and see what action, what type of, किस तरह का इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। दो इंटरवेंशन मैं मानता हूं, जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और लीगली वैलिड है। उसमें एक है डेवलपमेंट, दूसरा इलेक्शन पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब तक डेमोक्रेटिकली, अगर डेमोक्रेसी लोग पहुंचेगा, जब तक पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, वो सारे ट्राइबल को एक वोट बैंक में परिणत कर दिया कि उनसे हमको वोट लेना है, उनको कभी दारू बांटना है, कभी ये करना है, कभी महुआ के लिए लीज देना है, दैट्स इट। सो वी हैव ट्रीटेड देम एज मेयरली एज ए वोट बैंक। सेकंड इशू हुआ, तो इसलिए उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा। इट हैज बिकम, आवर इलेक्टोरल प्रोसेस हैज बिकम ए शाम टू देम, एक्सेप्ट द फ्यू केसेस हमने कहा दीज आर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर हैज टू बी a tribal leader, there has to be a tribal representative, so let me find somebody else and then somebody from them and get elected. Otherwise ये total development होना चाहिए to the people, we have never concerned, उसका development नहीं हुआ। वो क्या, एक upper echelon like a elite among the tribals. So what will happen, there has been a process of elite formation in the tribals, so the tribal elites have become, say I have no same saying or naming, for example like Puna Sangma, Punat Sangma. So what do you find there? There are the people who have become in politics, who have become in power.
But whether the political elites, even tribals, who have benefit of the different policies, constitutional facilities, legal planning of government, क्या वो ट्रांसफर कर पाए to their hapless or helpless brothers, those who are less fortunate, those who are less resourceful, and those who have limited capabilities or access to the national resources. So वो नहीं हुआ. So that is why there is an inherent what is called an elite formation among the tribals, and who, instead of passing on the benefits of this development to their people, उनको पास नहीं ले पाए. They have only what entrenched themselves. So that is happening a democratic entrenchment of resource mobilization and utilization by a small section of it. So now we have to break that myth. We have to say that if these people can reach, you also too can reach. But for that, there has to be limited both mobilization and motivation. Unfortunately, these two aims, mobilization and motivation, has been used by the Naxals. ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप में क्या होता है, ये दोनों जो मंत्र है एम का, मोबिलाइजेशन और मोटिवेशन, को नक्सलियों ने अपना हित में ले लिए और अपने बढ़ावा लिए. तो उन लोग they have been able to mobilize without any affront to the dignity of state or people. They have able to mobilize and they have able to motivate. That is why despite all our efforts, हमारे तमाम तरक्की के बाद, तमाम साधन के बाद, हमने उनको ट्राइबल को खत्म करने में सक्षम नहीं हो पाए, राइट? लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? ये मिलिट्री ऑप्शन है. We have a military option to that. What is this military option? That we have to use our security forces. What government of India have been doing? They task creating special task force, Operation Green Movement. Then you have look at this Cobra Commandos, or we have look at this Operation Greyhound, what Andhra Pradesh government has done. So you can use a military to flush out militant, flush out Maoists from these areas, especially from the forest to those areas. That has been one issue, military issue. But we have to also, when we are military central, we are also kill modernization of our police forces, creation of like many Madhya Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Odisha. They are also created fortress like police stations, because many times the Maoists used to destroy the police station, तोड़ देते थे, take out the arms लेते थे. So we have to find out a mechanism where we find that we can effectively counter strategically and weaponize also to our own resources. हमने स्ट्रेटेजिक रूप में, संगठित रूप में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए एक सुरक्षा बल कर सकते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर सकता है. सेकंड जो था, जो इंटरनली क्रिएटिंग ए विदिन सिक्योरिटी सिस्टम, जो उसको हम सालवा जुदुम कहते थे, पहले छत्तीसगढ़ में आया था. दैट इज व्हाई महेंद्र कर्मा वाज क्रेडिटेड, क्योंकि वो सालवा जुदुम क्रिएटेड ए फोर्स ऑफ ट्राइबल्स देमसेल्फ हु आर अगेंस्ट द माओइस्ट नक्सल्स. However, and state used to arm them, fund them, which have been disbanded after this Vinayak Sen case, which went to the Supreme Court. ठीक है, तो हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जहां पे एक सुरक्षा के रूप में इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था, but there was different issues, logistical, otherwise, because state cannot fight by creating within group themselves, because state has already forces of its own. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात था, जिसके बाद में विनायक सेन वाला केस में हम देख सकते हैं. लेकिन दूसरा जहां पे संबल की बात होता है, साधन की बात होता है, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है, समता जनता कहते हैं, समता जजमेंट. वहां पे समता वाला केस में कब कहता है कि हाउ दिस माइनिंग ऑपरेशन अगर होती है, हाउ द गवर्नमेंट द पीपल, दिस गवर्नमेंट हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ पीपल, राइट. अच्छा, और एक बात क्या है, हुआ है जो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है, क्योंकि मेनी टाइम्स डेवलपमेंट का विकास का जो रास्ता है, राव हम पहले देखे हैं, वो किस तरफ हुआ, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रुप में हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक क्रांति आया, औद्योगिकरण हुई, बांध बनाने का आया, डैम क्रिएशन का हुआ. ठीक है, दोनों
इलेक्ट्रिसिटी पब्लिकेशन के। सो डैम और बांध बांधना, माइनिंग खोदना और इंडस्ट्रियल हाउस बनाना, जिनने के लिए बहुत सारे जमीन चाहिए। ये जमीन कहां से आए? ये जमीन के लिए फिर कोशिश किया गया कि ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरियाज है, उसको हमने ऑक्युपाई किया एंड वी हैव, उनको हमने कॉम्पेंसेशन आज तक भी नहीं दिया। बहुत सारे केसेस में प्रॉमिस जरूर किया कि आपको इतना जमीन देंगे, आपको इतना नौकरी मिलेगा, वो हुआ नहीं। दैट इज व्हाई द फेल्योर ऑन द गवर्नमेंट पार्ट्स टू फुलफिल द प्रॉमिसेस दे मेड टू द पीपल। ठीक है, दैट इज व्हाई दैट इज वन फर्स्ट सेट ऑफ बिट्रेयल इन दैट सेंस। सो समता जजमेंट वही बात का कि हमने जो अपना ट्राइबल ब्रदर्स है, तो उन लोगों का जो विचारधारा है, जो उनके साधन से जुड़ा हुआ है, हमें उनकी परवाह नहीं करते हुए एक हम अपने आइडिया उनके ऊपर थोप देते हैं। हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1891 और 294 जो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट है, उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं नहीं, सरकार के पास से अधिकार है, किसी का जमीन ले सकता है, कभी भी ले सकता है, क्योंकि हम जनमंगल जन कल्याण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिसका जमीन लेना है उसको मुआवजा देने के बाद हम नहीं करते। हीराकुद डैम बना स्वतंत्र आबादी के बाद, अभी तक 300 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास मुआवजा नहीं मिला। तो क्या करेगा वो? जिसको आपने साधन छूट लिया, जीविका उपार्जन माध्यम छूट लिया, जिसको आपने नौकरी नहीं दी, तो वो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, विकास के पॉलिसी है, वहां पे जो फेलियर है उसको भी हमने एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और उसके लिए भी डेवलपमेंट, उसके लिए भी हमने उसके जो नए पहलू है उसको देखना पड़ेगा। तो प्लानिंग कमीशन में उस चीजों को देखते हुए एक कमीशन, प्लानिंग कमीशन 2006 के पास डॉक्टर बंदोपाध्याय कमेटी बनाया था, जिसने कहा कि नक्सल बढ़ने के कारण जो होता है, उसके पीछे जो कारण है, उसमें ये लोगों का गरीबी, अर्थनैतिक समस्या है, जिसको हमको देखना है। उसके बारे में बहुत सारा एक पेपर है, बहुत सारे लोग काम किए, जिसमें फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक पॉवर्टी, द पॉवर्टी एंड दिस नक्सलिज्म। तो बार बार वो देखते, जैसे एक मिथिलेश गोखले और ऑलिवर लिडन ने इंडे करके एक जिनके लाइटर से एपीडब्ल्यू में 2009 के आसपास पब्लिश किया था, जिसमें आर्टिकल था। सो उन लोगों ने लेके 2017 का आर्टिकल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आया था, जो डिस्कस करता था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं कि वन रीजन बिहाइंड जो नक्सल मूवमेंट है, दैट इज दिस lack of resources and access to the resources. Because two things are there. There is no lack of resources, but there is lack of access to resources, and secondly, utilization of resources towards the development people. अगर हम देखते हैं वहां पे संबल की समस्या नहीं है, लेकिन संबल को पाने की समस्या है, और पाने के बाद उसका सही उपलब्धि, उसको विचारना, उपयोग करने के बाद। तो जहां पे ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए डेवलपमेंट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे तेंदुलिप को कलेक्ट करना है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका प्रॉपर मार्केटिंग करना है, और जहां पे वो मार्केटिंग फेडरेशन बना के बनाए, जहां पे डायरेक्टली बेनिफिट प्राइवेट और ट्राइबल को मिल रहा है, तो वहां पे ट्राइबल के जो असंतोष है, जो समस्या है, वो बहुत कम है। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक लेना पड़ता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी जो कहता है, तो मैं कहता हूँ ऑटोनोमस ट्राइबल, जो ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल जहां बनना है, तो उसको क्यों आया, क्या है कि बिकॉज दे नो देयर प्रॉब्लम्स। हमें समस्या क्या होती है कि हमें दिल्ली में या राजधानी में एयर कंडीशन रूम में बैठ के हमने पॉलिसी बनाते हैं जमीन में काम कर लोगों को, जो उसका सुफल उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो रियलिटी से हमें बहुत दूर आ जाता है कि हम एक अल्ट्रा मॉडर्न रियलिटी हम सोचते हैं, और उस रियलिटी को हम थोप देते हैं, अपना इमेज बनाते हैं, उसको थोप देते हैं कि यहाँ आपको होना चाहिए, जहां पे एक बड़ा दूरता बन जाता है। और इस जो योजना और समन्वय और रूपरेखा जो दूरत्व बन जाते हैं, जमीनी पे काम करते हुए लोगों और व्यक्ति और जो प्रशासक बैठे हैं, तो जब तक ये जमीन से जुड़ा नहीं होता है, तब तक उन समस्या का समाधान निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। नाउ मैं फिर एक डेवलपमेंट मॉडल आया, जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी के साथ आया, हमने पार्टिसिपेशन दिलाए, लेकिन ये सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट,
ठीक है, एक्सेस दे दिया टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, बट लेकिन ये एक थ्योरिकल हो गया, इट इज नॉट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट। सेकेंडली हमने क्या कि डेवलपमेंट के लिए हमने डैम कर दिए, वो कर दिए, बट ऑल दोस रोड बना दिए, बट ऑल दोस बेनिफिट्स में क्या हुआ, नॉन ट्राइबल्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन द ट्राइबल्स। तो ये एक डेमेज, व्हाटएवर द रीजन, बिकॉज़ सम पीपल हैव देयर इनिशियली दे आर बेटर ऑफ, so they have the positioning or they have the benefits of the resources and they can further exploit them. So ये एक डिवीजन हो गया। लेकिन जो तीसरा मुद्दा होता है, जो हमें कानून के बारे में बात करना चाहता था कि इनके जो समानता के राइट टू इक्वालिटी की बात है, तो हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का फंडामेंटल इश्यूज है, वो नहीं हो पाता। सेकेंडली अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो व्हाट इज सिटीजनशिप? ठीक है, नागरिकता क्या होता है? मेरे जो डेफिनेशन, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग होता है, मैं कहता हूं कि सिटीजनशिप इज ए सोशियो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द स्टेट। ठीक है, एक व्यक्ति को राष्ट्र कहता है कि हाँ ये मेरी आदिवासी है, और उसके पास एक राजनीतिक और कानून के तौर पे उसका अधिकार है, जिसको मैं स्वीकार करता हूं। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप ऐसे करते हैं, देन आपकी जो राइट्स है दे आर प्रोटेक्टेड। सो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर राइट्स, ऑफ योर ड्यूटीज, योर पार्टिसिपेशन इन सिविल सोसाइटी एंड योर फ्रीडम। सो राइट्स, ड्यूटीज, पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम, which also include human rights concept like liberty. So liberty, equality, equity, freedom, ये जो फंडामेंटल इश्यूज है, दे आर पार्ट ऑफ योर सिटीजनशिप। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जहां भी नक्सल होता है, वहां पे आइदर बाय द स्टेट और बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स, माओइस्ट, दोनों ये जो अधिकार है लोगों का, ये जो सिटीजन नागरिकता है, उनको छीन लिया। तो उनको उसको वापस लाना है। वी हैव टू थिंक क्रिएटिंग दैट ए सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीजनशिप, उनको बनाना पड़ेगा कि सामाजिक रूप में हमें अपना जो नागरिकत्व का अधिकार है उसको लेना है। और नागरिकत्व अधिकार लेने से क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, तो विकास के लिए हमारा अधिकार सिद्ध होता है, ना कि विकास किसी ने हमें एक गिफ्ट के रूप में ला के लाता है। वो नहीं हमें चाहिए, हमें एक अधिकार रूप में चाहिए। वो जब तक नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की चीजों में ये अधिकार नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहां पे जो रूल ऑफ लॉ नहीं हो पा रहा, सिविल सोसाइटी नहीं बन पा रहा, क्योंकि फ्रीडम ऑल्सो मीन्स फ्री टू पार्टिसिपेट इन एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। लेकिन ट्राइबल हम एसोसिएशन कहां मानते हैं, जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट लोगों ने अंडर द फॉरेस्ट राइट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1860 के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाए थे, वो नाम के वास्ते होता है, रियल प्रैक्टिस नहीं हो पाया। सो जब तक हमारा जो थ्योरी प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, जब तक हमने इन चीजों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हमारी सरकार के दौर से भी हमारे जो समस्याएं हैं उसको हमारे इसके जागरूक होना चाहिए, उसको निराकरण सरकारी दौर से होना चाहिए, उसके बाद लोगों की बात। ठीक है, इसमें फिर और एक बात देखो, अदर टर्म है कि एजुकेशन, क्योंकि अगर हम नॉन पार्टिसिपेशन कॉलेज देखते हैं, तो हम मानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल होता है, एज एजुकेशन एज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट। हो सकता है जब मैं शिक्षा की बात करता हूं, लोग उसके नाराजगी भी हो सकते हैं और सहमत भी नहीं हो सकते, क्योंकि आधुनिक भारत में जितना सारा बड़े बड़े क्राइम होती है वो पढ़ा लिखा लोगों के साथ होती है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि शिक्षा होता है। लेकिन मैं शिक्षा के रूप में मैं सिर्फ इसे नहीं मानता हूं एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेना है। मेरे जो मानना है, शिक्षा एक अंतर्निहित प्रतिभा का विमोचन करता है, जो हर मनुष्य के अंदर होती है। उसके ऋषि संस्कृत में कहते हैं विद्यां ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है उसके पास विनय आती है, ह्यूमिलिटी आती है। ठीक है, तो ये हर चीजों को परीक्षण कर सकता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, समाजशक्ति को थ्योरी में हम जिसको कहते हैं विद्या के बारे में बात करते हैं, ज्ञान के बारे में बात करते हैं, सी राइट मिल कहता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक समाजतात्विक दर्शन को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका डेफिनेशन कहता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, मेरा इतना हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो वो कहता है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ माइंड दैट अलाउज द इंडिविजुअल to perceive the relationship between his world, the history and biography। जो इतिहास है
और जो व्यक्तिगत इतिहास है, वो दोनों के बीच में क्या समन्वय है, क्या सड़क है, उसको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बताता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई ये आजकल समाज में जो समस्या हो रहा है, इससे मैं कितना प्रभावित होता हूँ और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होती है। तो मैं इसलिए मानता हूँ एजुकेशन के रूप में जो आया कि हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि व्हाट आर इज अवेलेबल, क्या हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल होता है, हमारे पास चॉइसेस क्या होती है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस। लेकिन अगर मैं मार्केट जाता हूं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि भाई मुझे एप्पल खरीदना है, तो 15 व्यापारी बैठे हैं, तो 15 व्यापारी के बीच में सबसे अच्छा एप्पल सबसे कम पैसा में कैसे मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है, तो मैं ही रहूंगा। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, जब तक मुझे पता है भाई एप्पल का क्वालिटी क्या है, कितना व्यापारी है, कितना पैसा है, और कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जो चारों चीजों का समन्वय नहीं हो पाता है, तब मेरे लिए वो कुछ जरूरी नहीं है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना चाहिए कि चॉइस। लेकिन क्या वो चॉइस हम हमारी वो जनजातीय ब्रदर्स को दे पाते हैं कि दे नहीं पाते? तो वो चॉइस कहां से आएगा, एजुकेशन ही देगा। बिकॉज एजुकेशन अलाउज यू टू नो, टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड कि आपके चारों तरफ में, आपने चतुर्पार्श्व में चीजें क्या उपलब्ध है, अब कैसे आप उसकी कहां पे आपका अधिकार है, अब इन चीजों को किस तरफ में अपने पास ले आ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं उसको हमको देखना पड़ता है, जो एजुकेशन से शुरू आता है। तो इसलिए मैं आज ही एजुकेशन का 1000 कमियां हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आज मानता हूं शिक्षा व्यक्ति और समाज को दोनों में सुधारने के लिए उसके पास अपर्याप्त सुविधा है, अपर्याप्त अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने कानून के बारे में बात कर, ठीक है। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं एंडिंग में कहना चाहता हूँ, को मैं उसको फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक समाज शास्त्री और कानून के जानकर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होने के नाते में जो मानता हूँ कि हमारी तरफ ने आबादी के बाद, स्वतंत्रता आजादी के बाद जो परिवर्तन हमने लाए भारत में, बहुत सारा परिवर्तन कानून के माध्यम से आया है। कुछ तो कॉलोनियल सरकार ने लाया था, औपनिवेशिक जो सरकार था, ब्रिटिश सरकार ने लाए थे। जैसे मान लीजिए सती प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां हैं, लेकिन उसके कानून के माध्यम से उसकी लड़ाई की, और आज 2020 में खड़े हुए हमें ये कहने के गर्व होता है कि आज 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 समाज में कतिपय छोड़ के ये समस्या हमारे समाज में नहीं है। तो इसे नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई कानून में क्या हो सकता है, कानून किसी को बदल नहीं सकता है। ये बात सही है कि कानून अगर होता, कानून के जरिया में अगर चीज बदल जाते, तो भारत में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड सोसाइटी। अगर हम देखेंगे भारत में कितना कानून है, जो सबसे बड़ा कानूनविद होगा, अगर ये आपको उंगली में गिन के दिखा दे भारत में इतना कानून है, मैं होगा, क्योंकि किसी के पास ये नहीं पता है कि कितना कानून है और कोई जरूरत है। हाँ, ये जरूर जानते हैं कानून ये है, उधर से ढूंढ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि भारत में इतना कानून है, इतना प्रावधान है, उसका इतना धारा है, इतना इतना अनुच्छेद है, वो नहीं कर सकते। सो तो उसको होता है, मतलब क्या, हर जगह हम कानून बना देते हैं। लेकिन अगर हर जगह हम कानून बना देते हैं तो समस्या का निराकरण हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का विफल रहा है। जैसे मैंने कई बात करता हूं कि भारत में कानून बनाए, लिंग चयन महाराष्ट्र में बड़ा लोग मानते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट एक कानून बना 2003 में, प्री कॉन्सेप्शन ऑन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स सेक्स सिलेक्शन प्रोविजन एक्ट 1994। लेकिन उन एक्ट के प्रसव पूर्ण गर्भधान पूर्व लिंग परीक्षण और लिंग चयन अधिनियम निरोधक अधिनियम 1994, लेकिन एक कानून बनने के बाद क्या ये नहीं हो रहा है? क्या भारत में जो शिशु मृत्यु दर जो अब देखा जाए कि चाइल्ड सेक्स रेट में गिरावट नहीं आई? जरूर आई, कानून है। क्या हमने कैपिटल पनिशमेंट नहीं रखा मर्डर के लिए, लेकिन क्या भारत में मर्डर नहीं हो रहा, होमिसाइड नहीं हो रही? तो उसका मतलब कानून कहीं ना कहीं सारा टाइप में सफल नहीं हो सकता है, ना सारा चीज का निदान हो सकता है। लेकिन आज मैं आपके समक्ष में इतना में बढ़ के बात कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ, खोल के सरकार का विरोध भी कर सकता हूँ, सरकार सपक्ष करता हूँ, माओवादिस्ट का विरोध भी कर सकता हूँ, उनका सपक्ष में कर सकता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास कानून है, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास राइट्स है,
हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास सिटीजनशिप है, तो इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। तो ये तो कानून है, इसलिए हम हैं। और कानून का कोई कोई चीजों में कहीं ना कहीं समस्या है, इसलिए सारा चीज का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम अगेन कि इट इज नॉट थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, हम उनको टोटल फेंक नहीं सकते। तो अगर ऐसे है तो कानून का मदद हम कैसे ले सकते हैं? एक कहने की बड़ी मेरा सपोर्ट भी हो सकता है और मेरा विरोध भी हो सकता है, लेकिन कई बार कई चीजों को मानना पड़ता है जो सही किया था, ठीक है, हो सकता है गलत कंटेक्स्ट में, लेकिन क्या है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बात कहता है पंचशील, जिसको हम पंचशील कहते हैं, पंचशील कहते हैं, जो 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में था कि ये 5 प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर ये 5 प्रिंसिपल का मान लेते हैं तो हमें युद्ध को बंद कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा है। मैं उन 5 जो सेल प्रिंसिपल है उसको बदल दिया, ठीक है। हम लोग ने क्या, भारत में बहुत बड़ा आइडिया होता है कि किसने पूछा भारत में क्या कर लेते हैं, भाई हमने मेड इन चाइना चीज में मेड इन इंडिया लिख देते हैं, अमेरिका में चीज बनना है मेड इन इंडिया लिख दो, बस खत्म हो गया, चीज हमारा हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, तोड़फोड़ कर लेते हैं, जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बड़ा जुगाड़ वाला चलता है, सो वी कैन थिंक। तो मैंने क्या क्या ये जो पंचशील का कॉन्सेप्ट हुआ उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। और मैं किसे चेंज किया, मैं कहता हूं कि अगर हम कानून के रूप में इन 5 कानून की इस्तेमाल करते हैं, और इस 5 कानून आजकल का नक्सल प्रॉब्लम और ट्राइबल प्रॉब्लम दोनों की सफलता और सरलता रूप से समाधान निराकरण के लिए सक्षम है। और ये 5 कानून कौन कौन है, क्योंकि हमने इसको एक इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो 5 कानून को मैं मानता हूं, पहले देखिए, पहले ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानवाधिकार। हमारे पास एक ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का, तो हमें पहले सारे ट्राइबल नॉन ट्राइबल माओइस्ट सबको पहले एक मानव के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज ए ह्यूमन राइट्स। तो मानव अगर होगा तो उसके पास मानव अधिकार होंगे। और फंडामेंटल मानव अधिकार क्या है कि इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, डिग्निटी। बहुत सारा केसेस में किया हुआ, हमने अपना आदिवासी जनजातियों की, इवन दलितों की, हमने उनका डिग्निटी नहीं दिए, ठीक है। कालिया शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कई का ये तुकाराम अनानंदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हमने कभी दलितों जो आदिवासियों को हमने नहीं माना, समकक्ष नहीं माना, उनको डिग्निटी नहीं दिया। तो इसलिए एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, सो वी हैव टू गिव देम दैट डिग्निटी। उनकी अपना जो हर व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में सचेतन होती है, लेकिन अधिकार बाद में होता है। पहले वो अपने जो अंदर है, अपने अंदर में जो व्यक्तित्व है उसको कैसे पहचानता है, उसको तो हमें मानव व्यक्ति की व्यक्तित्व को पहचान करना पड़ेगा, और उसलिए उस दर्जा देना पड़ेगा, डिग्निटी देना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल इशू है ह्यूमन राइट्स एक्ट के, एंड वी शुड नेवर वायोलेट की ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स। तो अगर हमें ह्यूमन राइट को सही में देख लें और ह्यूमन राइट्स का एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए और बता सकते हैं कि देखिए ये कानून बने हुए है जो आपकी सपोर्ट करेगा, जो आपको मदद करेगा। सेकंड अगर होता है, हो सकता है ये वाला हो गया। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर हम मान ले कि ह्यूमन राइट्स हो गए, स्वीकार कर ले ट्राइबल में, देन उसके पास में क्या अधिकार है, क्या क्या कर सकता है जो एक ह्यूमैनिटी देने के लिए सक्षम होता है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के राइट्स आर टू बी टेकन, राइट्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड, राइट्स कैन नॉट बी गिफ्टेड। अगर राइट्स को गिफ्ट नहीं हो सकता है, अगर राइट को हमको लाना है तो कैसे ला सकते हैं जब हमारी अंदर में जागरूकता नहीं है राइट्स के बारे में। तो कैसे आएगा, एजुकेशन, तो शिक्षा का कैसे आएगा। इसलिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मैं इसको सेकंड मानता हूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। फ्री एंड राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी, आर्टिकल 21A सरकार ने मॉड्यूल किया कि, और क्योंकि हमारे जो संविधान है, संविधान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट दिया था, आर्टिकल 45 एंड 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कह रहा था कि द स्टेट शैल प्रोवाइड 46 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ ट्राइबल
ठीक है, ऑल दिस शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन, तो स्पेसिफिकली उनको देना है। तो अगर एजुकेशन मिलेगा तभी तो राइट के बारे में बात करेगा। सो इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को हमको देखना पड़ेगा। थर्ड, अगर राइट मिल गया तो फिर क्या करेगा वो? वंस उसको लगता है, उसको मिल गया कि मुझे लोगों ने व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए और सम्मान किए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सम्मान का हकदार होता है, अधिकारी होती है, क्योंकि व्यक्ति होने के नाते उसके पास सम्मान है, हम उसको सम्मान नहीं देते। अगर हमने इसको सम्मानित किया कि भाई तुम्हारे पास है, तुम व्यक्ति हो, आधार हो तुम्हारा, और आधार होने के नाते हम कहते हैं कि तुमको शिक्षा का अधिकार मिलेगा क्योंकि तुम व्यक्ति हो, इसलिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर उसको शिक्षा प्राप्त होती है फिर क्या करेगा? फिर अपने चतुर्थ देखेगा कि भाई जैसे जागरूकता बनेगा, उसको कॉन्शियसनेस बनेगा, तो कहेगा मैं कैसे अपने आप को बता सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद मदद करेगा अपने आप को। और इसलिए वो ढूंढेगा अपने सुविधा क्या है, तो उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में तो इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, सूचना का अधिकार ढूंढेगा कि सरकार ने हमारे लिए ये योजना बनाए और ये योजना हमको पास क्यों नहीं पहुंचा, हम उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाए, किसने बीच में ले लिया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है। तो जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी डिमांड करेगा राइट टू एजुकेशन का, राइट टू इंफॉर्मेशन का तहत, ठीक है, 3 एक्ट ऊपर हो गए। अगर ये हो जाता है फिर वो कहेगा कि हमारे पास रहने का क्या व्यवस्था है, हमारे जमीन का क्या बात है, हमारे साधन की क्या बात है। तब हम चौथा एक्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट राइट। तो ये अपना जो जमीन है, खोया हुआ जो अधिकार है, जिसको हम उस समय कहते हैं निस्तार राइट्स है, क्योंकि उसके ऊपर पुरुषानुक्रमिक रूप में, वंशानुक्रमिक रूप में इन लोगों ने उनके संवेदा ऊपर, साधन के ऊपर जीविका निर्वाह करते हैं, डिपेंडेंट रहे, और इसीलिए ये उनके पास उनका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। देन दे मस्ट हैव एक्सेस टू दैट रिसोर्सेस। तो वो फर्स्ट राइट उनको देगा कि आपको एक्सेस, आपको गारंटी देगा कि आप किसका भीख मंगा नहीं, किसका मांगेंगे नहीं है, क्योंकि ये आपका सरकार ने, आपका राष्ट्र ने आपके अधिकार दिया, एक ह्यूमन राइट्स के रूप में, एक आदिवासी के रूप में, एक सिटीजन के रूप में आपको अधिकार दिया गया, राइट। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट होता है। देन लास्ट में अगर वो 4 एक्ट उसको हो जाता है, फिर वो कहेगा आज हर ह्यूमन बीइंग, अरिस्टोटल कहता था मैन इज ए सोशल एनिमल बट मैन इज आल्सो ए पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि सोशल इंक्लूड्स पॉलिटिकल, एंड पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है, राजनीतिक और सामाजिक, क्योंकि समाज के अंदर हम राजनीति मानते हैं, और राजनीति क्या होता है, एक सत्ता के लिए लड़ाई होती है, संघर्ष होते हैं, अधिकार के लिए बात होती है, ठीक है। हर व्यक्ति को बीच में निर्धारित किया जाता है कि भाई कौन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्षमता का क्या होगा, क्षमता का विकेंद्रीकरण कैसे होगा, हम क्यों, कोई ऑर्डर देगा, कोई कमांड देगा, कोई कमांड मानेगा, तो कौन किस परिस्थिति में मानेगा, क्या सही होगा, किसके लिए मानेंगे, ये चीज आता है जिसको हम कानून कहते हैं, और उसको जो गवर्नेंस कहते हैं। दोनों थिंग्स कैन कम, दोनों आएंगे तब जब वो सोचेंगे हमने कैसे अपने आप को गवर्न करेंगे, हमने कैसे नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, नॉर्म्स बनाएंगे, जिसके तहत हम एक दूसरे को अनुबंधित रहेंगे, और जो साधन है उसका उपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे, समाज के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। तो हमने इंडिविजुअली, जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत सारा सेल के समार होता है, तो एक व्यक्ति भी एक समाज के बहुत एक पार्ट होता है, और समुदाय कई सारे व्यक्तियों का समार होता है। तो इसलिए हम जैसे सेल कॉन्सेंट्रेटेड, डिवाइडेड, डिफाइंड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और नियंत्रित होते हैं, ऐसे उनको बनना है, और ऐसे बनने के लिए हमने उनको राइट देना है, जो हमें पेशा एक्ट की तरफ आएगा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। क्योंकि एक्ट क्यों आया, क्योंकि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1991 में, तो 32 में क्या कहते थे वो
कि हमने जो सबसे अच्छा है, जो शासन है, क्या है? स्वयं शासन है, सेल्फ रूल है। तो हम वो सेल्फ रूल कहां से लाएंगे? वो सेल्फ रूल हम इसे लाएंगे बाय कॉन्सेंट्रेटिंग, by governing ourselves. The best governance is less governance and self governance. तो हमने सेल्फ गवर्नेंस कैसे होंगे? तो हमारे जो ऑटोनॉमी को चाहिए, तो इसलिए ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. सो ट्राइबल सोसाइटीज, ट्राइबल समारियाज, दे मस्ट एक्सरसाइज देयर ऑटोनॉमी. लेकिन इससे ऑटोनॉमी कहां से आएगा? द बेस्ट ऑटोनॉमी दे आर दे थॉट अबाउट कि पंचायत राज. विद गांधी कंसीडर्ड इन हिंद स्वराज दैट वी, हम लोग के बनाएंगे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासित होने, लोक शासित होंगे. तो दैट इज हाउ पंचायत होना चाहिए. लेकिन वो पंचायत को शेड्यूल एरिया तो अलग नहीं, क्योंकि शेड्यूल एरियाज में सरकार ने पहले से 5th शेड्यूल में उनको डिवाइड कर चुका था कि भाई जो ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है. लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, पंचायत होना चाहिए. तो इवन इफ द ऑटोनोमस काउंसिल देयर आर मेनी पंचायत, सो एक स्पेशल एक्ट जरूर था जहां पे टू एक्सटेंड द पंचायती राज, जो ग्राम सभा. तो सबसे बड़ा जो होता है, जिस अनाथ जो कहते हैं गांव की सभा, जो गांव के लोग होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, जिनका जीवन जीविका गांव से निर्धारित होती है और डिपेंडेंट होती है उन समाज से, उन तत्पार्श्विक और पारिपार्श्विक और जो एनवायरनमेंट बाहर में है, तो उसमें होता है. तो उनके निर्भर करना पड़ता है. सो दे हैव टू डिसाइड, उनके लिए देखना पड़ता है कि हमें ये क्या करना है. तो ये जो ऑटोनॉमी उनको देना है, ग्राम सभा को देना है, तो दैट हैज टू कम टू द पेशा. तो अगर 5 चीज मिल जाता है, तो 5 कानून मैंने कहा, पंचशील कहा, नया ट्राइबल पंचशील में जिसको मैं कहता हूं, जहां के तरफ में मैं शुरू से करता हूं, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड पेशा. एंड अगर ये 5 चीज को एक कानून को समन्वय करके हम उसका इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपना अधिकार दे देंगे, उनके विकास लाएंगे, उनके सामाजिक कल्याण लाएंगे और राष्ट्र चेतना उनको उद्बोधित करेंगे, तब मैं सोचता हूं तो फिर people will throw the guns and take up the roses again. And those to say in English that the tribal areas, the tribal which is full of beauty, which is full of natural resources, and which is belong to a lot of people, and which again are the tulips. Now people will throw the guns and hold on the roses. Probably, if all these new Panchashil can be implemented effectively, successively, bringing tribal society back into the mainstream and back into the national consciousness, and they can play a significant role in reconstruction and construction of the modern India, the Atmanirbhar Bharat, the new Bharat, the shining India. So that is what I wanted to put forward. क्योंकि कुछ चीजें इंग्लिश में, कुछ हिंदी में मैंने कहने की कोशिश किया. मुझे लगता है आप मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे लोग कहते हैं कि राजधानी का स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, तो मेरा थोड़ा स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो राजधानी होगा, मैं कोशिश करूँ तो क्या कर सकता हूँ. सो बट आई थिंक अगर आप लोगों को समझ में आता तो मैं आई विल वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. माय स्पेशल थैंक टू Srikanth and his colleagues, Priti, so all who have invited me, and I think I have not disappointed them, and if there are any questions, I will take them. Thank you.